हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। स्वागत करता हूं मैं एक बार फिर से आप लोगों का फिजिक्स वाला फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। हम लोग आज ये वन शॉट लेक्चर लेकर के आए हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी पर, जो कि सीबीएसई के बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से तो कट चुका है, लेकिन और बोर्ड्स के अंदर और स्टेट बोर्ड्स के अंदर ये चैप्टर अभी भी बना हुआ है, कायम है ना। तो चैप्टर का नाम है सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ये चैप्टर वैसे तो ज्योग्राफी का है, अगर देखा जाए तो ये चैप्टर ज्योग्राफी का है, और ज्योग्राफी के अंदर आपने ऐसी जनरल बातें पढ़ी हुई हैं। ये चैप्टर वैसे भी बहुत जनरल चैप्टर है, लेकिन मैं आपसे सिर्फ वही बात करूंगा जो इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। क्या क्या है इस लेक्चर के अंदर। इस लेक्चर के अंदर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, एक गुड सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, किस एनर्जी सोर्स को हम कहते हैं कि ये परफेक्ट है, ये आइडियल है। आइडियल का मतलब आदर्श, और आइडियल तो कुछ नहीं होता, सब में कुछ ना कुछ कमियां, सब में कुछ ना कुछ दोष, सब ने कुछ ना कुछ पाप जरूर किए होते हैं, है ना। तो ऐसे ही हर सोर्स तो बिल्कुल क्लीन नहीं हो सकता, हर सोर्स तो आइडियल नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी एक ख्वाहिश हम ये करते हैं कि हम एक आइडियल पर्सन बने, है ना, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह से हम बने। लेकिन जरूरी तो नहीं कि हर कोई राम बन पाए, कोशिश कर सकते हैं लेकिन राम बनने की, है ना। तो ऐसे ही ये राम है, आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी राम है। किसका सोर्स? हर सोर्स का, हर सोर्स ऑफ एनर्जी का। तो साइंटिस्ट लोग खोज रहे हैं कि हमें एक आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी मिल पाए जिसके अंदर वो सभी गुणों, जिसके अंदर वो सभी दोष ना हो, गुण ही गुण हो जिसके अंदर, है ना। तो बात करेंगे अभी क्या होता है आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी। उसके बाद कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशन का मतलब होता है बेटा जो परंपरा से चलता आ रहा है, जो पूर्वजों से हमको मिला है, जो ट्रेडिशनली हमारे पास पीछे से चलता आया है, जैसे लकड़ी जलाना, कोयला जलाना, हवा को इस्तेमाल करना, और डिफरेंट डिफरेंट तरह के एनर्जीज हैं, पढ़ेंगे अभी आगे जाकर के, उनको कन्वेंशनल बोलते हैं। और नॉन कन्वेंशनल कौन से हो गए? नॉन कन्वेंशनल वो हो गए जो मॉडर्न है, जो आज के जमाने में हम लोग यूज कर रहे हैं, जैसे न्यूक्लियर एनर्जी, जैसे एनर्जी फ्रॉम सी, समुद्र की एनर्जी हम लोग यूज कर रहे हैं। तरह तरह की बहुत सारी एनर्जियां और है, पढ़ेंगे सबको एक एक करके। तीसरा आ रहा है भाई धड़ाधड़ सोर्सेस, पढ़ेंगे एक के बाद एक धड़ाधड़, देखो ठीक है। और किसी किसी के एडवांटेज इंपॉर्टेंट है, किसी किसी की डिसएडवांटेज इंपॉर्टेंट है, किसी किसी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो हम वो सब कुछ लेकर के चलेंगे, छोड़ूंगा कुछ नहीं। पूरा चैप्टर कवर होगा A to Z, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, और एंड वाला टॉपिक भी इंक्लूड करवाएंगे, एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस के, हमारे ये करने से, हमारे ऐसा करने से, सोर्सेज ऑफ एनर्जी को यूज करने से क्या हम एनवायरनमेंट के लिए क्रिएट कर रहे हैं, क्या उसको बेटर बना रहे हैं या उसको हम खराब कर रहे हैं, क्या हम उसका दोहन कर रहे हैं या हम उसका शोषण कर रहे हैं, है ना। ये शब्द आपने सुने होंगे, दोहन और शोषण। हमें दोहन करना चाहिए या शोषण करना चाहिए? शोषण का मतलब होता है एक्सप्लॉइट करना, आवश्यकता से अधिक निकाल लेना, जो कि अच्छी बात नहीं है, किसी भी चीज के लिए अच्छी बात नहीं होती। आवश्यकता से अधिक जितना भी इकट्ठा करोगे वो आप किसी और का हक मार रहे हो, ऐसी एक फिलॉसफी चलती है हमारे इंडियन कल्चर के अंदर कि हमने किसी और का, अगर हमने आवश्यकता से अधिक इकट्ठा कर रखा है ना, तो हमने किसी और का हक मार लिया, किसी गरीब का हक मार लिया, या किसी डिजर्विंग को हमने पीछे कर दिया है ना। तो चलिए कोई बात नहीं, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी बच्चों होता क्या है। देखो लेक्चर थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि एक शॉर्ट लेक्चर है ये, और इसी के अंदर हम सब कुछ कवर करने वाले हैं। तो बारीकी से हम चीजों को समझते चलते हैं और प्रिसाइज बात करेंगे, फालतू बातें नहीं करेंगे। चलिए, आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी किसको कहते हैं बच्चों? ये 6 पॉइंट आपके सामने आए, लिखे हुए सब के सब एनसीईआरटी के अंदर लिखे हुए हैं। एनसीईआरटी से बाहर में नहीं जा रहा, जा भी नहीं सकते, अनुमति ही नहीं है हमको बाहर जाने की, ठीक है। सबसे पहले इजिली अवेलेबल हो, वो हमें पता हो कि वो है, हमारी धरती के नीचे होना चाहिए, वो जहां हम रहते हैं हमारे आसपास होना चाहिए, वो मतलब आसानी से क्या हो सके, मतलब अवेलेबल मिले आपको मार्केट के अंदर, है ना। कहीं ना कहीं आप जाओ और आपको मिल जाए। एलपीजी का सिलेंडर आपके पास ही में होना चाहिए। पाइप से आजकल गैसेज आ रही हैं, जो बर्निंग फ्यूल होता है, जो किचन के अंदर फ्यूल यूज होता है, वो पाइप से आना शुरू हो गया है कुछ कुछ शहरों के अंदर। तो जो वो पाइप से आना स्टार्ट हो गया, वो क्या है, वो इजीली अवेलेबल करवाया जा रहा है हम लोगों को। तो आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी कैसा होना चाहिए? आसानी से अवेलेबल होना चाहिए, आसानी से अवेलेबल होना चाहिए। और अगर अवेलेबल भी है तो एक्सेसिबल भी होना चाहिए। एक्सेसिबल क्या होता है ये? अरे पता तो है कि है, लेकिन उसको निकाल नहीं पा रहे, प्राप्त नहीं कर पा रहे। अरे प्राप्त करने लायक भी तो हो, एक्सेस भी तो कर सके उसको, हम उसको बोलेंगे इजीली एक्सेसिबल।
तो इजीली अवेलेबल भी हो और इजीली एक्सेसिबल भी हो, प्राप्त भी कर सके और मिल भी जाए, वो अवेलेबल भी होना और एक्सेसिबल भी होना चाहिए। वो दूसरा है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का मतलब होता है लेस एक्सपेंसिव, महंगा नहीं होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, गरीब आदमी भी अफोर्ड कर ले, अमीर आदमी भी अफोर्ड कर ले, सब लोग इसको अफोर्ड कर ले, इस तरीके का ये होना चाहिए। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं साथ में इसका मीनिंग भी। इकोनॉमिकल का मतलब होता है बच्चों सस्ता, ठीक है, सस्ता। चीप ना बोल करके हम बोलते हैं इनएक्सपेंसिव, इनएक्सपेंसिव, ठीक है ना। कैसा होना चाहिए? इनएक्सपेंसिव होना चाहिए। तीसरा पॉइंट आता है इको फ्रेंडली। इको फ्रेंडली का मतलब आप लोग बचपन से समझते हो यार, है ना, जो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, है ना, जो एनवायरमेंट को ज्यादा हार्म ना करता हो, जो कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशंस को बढ़ाए ना, जो धुआं ना बढ़ाए, स्मोक ना बढ़ाए, कार्बन मोनोऑक्साइड ना बढ़ाए, इस तरह का होना चाहिए आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी। इको फ्रेंडली होना चाहिए। इजी स्टोरेज, ये क्या होता है भाई? इजी स्टोरेज का मतलब क्या? आपने खाना पकाने के लिए मान लो आपको फ्यूल चाहिए और आपके पास लकड़ी के अलावा कुछ नहीं है, तो लकड़ी ही घर में स्टोर करनी शुरू कर दोगे क्या? ऐसा नहीं होता ना। हमारे घर इतने बड़े नहीं होते कि हम लोग लकड़ी बड़ी बड़ी स्टोर करना स्टार्ट कर दें उसको, है ना। पुराने टाइम में क्या होता था, लकड़ी स्टोर थोड़ी करते थे, रोज जाते थे जंगल से लकड़ी काट के लेके आए और उसको गर्म करके उसमें खाना पकाया, इस तरीके से काम होता था। तो इजी स्टोरेज, स्टोर करने में इजी हो। एलपीजी सिलेंडर, वो सिलेंडर 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना चलता है लगभग घरों के अंदर, है ना, 1.5 महीना, 1 महीना, इस तरीके से चलता है वो कंजम्पशन के हिसाब से। तो वो सिलेंडर को स्टोर करना कितना आसान है। कई किचन के कोने में आकर के वो पड़ा रहता है, एक्स्ट्रा भी एक पड़ा रहता है घरों के अंदर कि भाई वो खत्म हो जाएगा तो दूसरा सिलेंडर ला करके लगा देंगे, फिर फोन करके बोल देते हैं भाई यार सिलेंडर लेके आ जा, हमारा वो वाला सिलेंडर खत्म हो गया। ऐसा होता है नहीं होता? तो इजीली कैसा हो सके, स्टोर हो सके बच्चों, ठीक है ना, हार्म ना करता हो एटमॉस्फेयर को, एनवायरमेंट को, जहां पड़ा होता हो वहां की जमीन ना खराब कर देता हो, इस तरीके की स्टोरेज उसकी कैसी होनी चाहिए? इजी होनी चाहिए। फिफ्थ आता है लेस लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, यहां से वहां ले जाना। पोर्टेबल होना चाहिए। पोर्टेबल का मतलब क्या होता है? यहां से वहां इजीली ले जाया जा सके, ठीक है ना भाई। अब आप लोगों ने देखा होगा पोर्टेबल शब्द, पोर्टेबल चार्जर आजकल लोग लेकर के घूमते हैं अपने साथ। अच्छा, लैपटॉप लेकर के घूमते हैं अपने साथ, क्यों? अरे पीसी लेके नहीं घूम सकते इसलिए, पीसी लेके नहीं घूम सकते इसलिए तो फोन बनाए गए, इसलिए टैब बनाए गए, इसलिए लैपटॉप बनाए गए कि भाई पीसी पूरा का पूरा उठा के टेबल लेके कहां घूमते रहेंगे उसको, है ना। तो ऐसा ही हम भी चाहते हैं कि जो भी सोर्स हम इस्तेमाल कर सकें उसको एक जगह से दूसरी जगह लाने में मशक्कत ना करनी पड़े, मेहनत ना करनी पड़े, रुपया कम लगे, हम ये चाहते हैं। मेन बात ये, सारी बात पैसे की है भाई, ठीक है ना। तो पोर्टेबल होगा अगर अच्छे से उसको ले जाया जा सकता होगा बिना किसी हार्म के, बिना किसी एक्सीडेंटल पर्पस, मतलब नहीं होना चाहिए उसके पीछे कोई। तो ऐसा अगर रहेगा तो आप इजीली एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो, कम खर्चे में ले जा सकते हो, तो इसलिए वो आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी अपने आप बन जाएगा, अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी अपने आप बन जाएगा वो। पांचवी आती है हाई कैलोरीफिक वैल्यू। हाई कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब क्या होता है? अब ये एक फिजिक्स की टर्म है ये, तो इसको तो डिटेल में बात करूंगा, ज्योग्राफी की टर्म नहीं है भाई, ये फिजिक्स की टर्म है। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? कैलोरीफिक वैल्यू होती है केजे पर केजी, केजे पर केजी। केजे का मतलब हो गया किलो जूल, केजे का मतलब हो गया किलो जूल, और केजी का मतलब हो गया किलोग्राम। अब केजे, किलो जूल, ये जूल किसकी यूनिट होती है भाई? ये जूल होती है एनर्जी की यूनिट। तो ऊपर क्या है? ऊपर एनर्जी, और नीचे क्या है? नीचे है मास। इसका क्या मतलब हुआ? एनर्जी अपॉन मास। एनर्जी अपॉन मास का मतलब यहां पर कोई आइंस्टाइन से, मतलब आइंस्टाइन की इक्वेशन मत याद कर लेना भाई, एनर्जी इज इक्वल टू मास इनटू स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड का स्क्वायर इज इक्वल टू mc स्क्वायर मत इमेजिन कर लेना। यहां से एनर्जी अपॉन मास का मतलब ये है कि कम मास में एनर्जी ज्यादा निकालता हुआ होना चाहिए, ये होता है कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब है कि मास में कम हो, मास में जरा सा होना चाहिए, वॉल्यूम कम होनी चाहिए, मास कम होना चाहिए, जगह कम घेरता होना चाहिए, भार उसका कम होना चाहिए, लेकिन एनर्जी कैसे निकालता हो? बहुत ज्यादा निकालता हो, तो उसको बोलेंगे हाई कैलोरीफिक वैल्यू उसकी। तो कैलोरीफिक वैल्यू कैसे निकाली जाती है? एनर्जी अपॉन मास से। एनर्जी ज्यादा होगी, ऊपर आया ना, न्यूमरेटर में आया ना, एनर्जी ज्यादा होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कैलोरीफिक वैल्यू की। कैलोरीफिक वैल्यू क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। केजे पर केजी, यूनिट क्या है? केजे पर केजी, किलो जूल पर किलोग्राम। आया समझ में? तो हमें फ्यूल कैसा चाहिए कि इतना सारा हो, लकड़ी, बड़ी बड़ी लकड़ियां हो, बड़े बड़े उपले हो और बड़े बड़े कोयले हो, और एनर्जी प्रोड्यूस करते हो बस एक दाल गर्म करने की, खाली एक दाल ही गर्म हो जाएगी, उससे और कुछ नहीं हो सकता, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। ऐसा होना चाहिए क्या?
नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो मास में होना चाहिए कम, लेकिन एनर्जी कैसी देता हो, ज्यादा देता हो। इसको बोलते हैं हाई कैलोरीफिक वैल्यू। तो उम्मीद करता हूं आपको ये 6 पॉइंट अच्छे से समझ में आए होंगे बच्चों, ठीक है। नोट करते जाना इन बातों को। नेक्स्ट आते हैं कन्वेंशनल सोर्सेज और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। ये स्लाइड जो है वो कंप्लीट स्लाइड है, फिर भी मैं ऐप के अंदर नोट्स जरूर अपलोड कर दूंगा इसके, ठीक है। जैसे ये लेक्चर अपलोड होगा साथ साथ नोट्स भी अपलोड हो जाएंगे, लेकिन मैंने इस स्लाइड के अंदर ही वो सब आपको देने की कोशिश करी है जो आपको रिक्वायर्ड है। इससे ज्यादा आपको रिक्वायरमेंट नहीं होगी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये चैप्टर जो है वो ज्यादा वेटेज का नहीं होता बोर्ड के अंदर, ठीक है। और अब सीबीएसई बोर्ड में से तो वैसे भी कट चुका है, बाकी स्टेट बोर्ड में मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा वेटेज रखेगा। बाकी बड़े बड़े चैप्टर हैं बहुत सारे, लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट है, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, है ना। तो वो सारे चैप्टर अच्छी खासी वेटेज रखते हैं, इसकी वेटेज फिर भी एज कंपेयर टू दो चैप्टर्स कम है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, कन्वेंशनल क्या होता है, नॉन कन्वेंशनल क्या होता है, एक बार इसको समझ लेते हैं फटाफट से, ठीक है। चलो सुनते जाना। सबसे पहला है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आर द सोर्सेज दैट आर कॉमनली यूज्ड सिंस लॉन्ग टाइम। भाई बहुत पहले से यूज हो रहा है ना, बहुत पहले से यूज हो रहा है। और ये क्या है, ये है भैया कुछ ही दशक पहले आया, फ्यू डिकेड्स अगो आया, कुछ ही दशक पहले आया है। लेकिन ये कैसा है, ये लॉन्ग टाइम से यूज हो रहा है, काफी लंबे समय से यूज हो रहा है, इसलिए उसका नाम क्या है, कन्वेंशनल, ट्रेडिशनल, जो पुरातन, सनातन, जो पीछे चलता आ रहा है वैसा ट्रेडिशनल, ठीक है। और ये वाला कैसा है, इसको अल्टरनेट भी बोलते हैं बच्चों, इसका दूसरा नाम है अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी, अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी के। भाई ये यूज नहीं करना तो अब ये करना है, ये अल्टरनेट सोर्सेज हो गए एनर्जी के। दूसरी बात क्या लिखी हुई है, दे कैन बी एग्जॉस्टेड ड्यू टू ओवर कंजम्पशन। ऑब्वियसली भाई कंजम्पशन ज्यादा करेंगे तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएंगे। कोयला निकाली जाओ निकाली जाओ निकाली जाओ, लकड़ियां काटे जाओ, पेड़ काटे जाओ, तो क्या होगा, खत्म हो जाएंगे एक दिन सारे पेड़। उगा रहे नहीं हो, एफोरेस्टेशन का रेट नहीं है, डिफोरेस्टेशन का रेट बढ़ा हुआ है तुम्हारा, है ना, लगातार काटे चले जा रहे हैं जंगलों को। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ऐसा ऐसा ना होना, ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो दे कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड। अरे हवा चल रही है तो खत्म तो नहीं हो सकती, सूरज रोशनी दे रहा है तो 1000 साल बाद भी दे ही रहा होगा, ऐसा लगता है हमको, है ना। चलो ठीक है, तो ये एग्जॉस्ट नहीं हो सकते और ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे एक ना एक दिन। पेट्रोल एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा, डीजल एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर रोते रहना, फिर मत कहना कि मोदी जी ने अब 100 रुपए बढ़ा, 100 रुपए का कर दिया पेट्रोल पर लीटर, है ना, क्योंकि होगा ही नहीं तो फिर तो रेट बढ़ेगा ही ना। जब चीज की कंजम्पशन बढ़ती है तो साथ साथ रेट भी बढ़ेगा, क्योंकि सप्लाई तो है ही नहीं ना। इकोनॉमिक्स की बातें हो गई है, चलो छोड़ो रहने दो, ठीक है। दे पॉल्यूट एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को क्या करते हैं, पॉल्यूट करते हैं। डीजल, पेट्रोल, केरोसिन और आपका कोई भी तेल अगर आप जलाते हो, हाइड्रोकार्बन आप जलाते हो, ठीक है। और वो हाइड्रोकार्बन भी कैसा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अगर आप जलाते हो, जिसको एल्कीन या एल्काइन बोलते हैं, ये तब की बातें कर रहा है, ये तब की बातें कर रहा है। तो जितने भी है पेट्रोल, डीजल इत्यादि, ये सब जितने भी फ्यूल होते हैं ना, कोयला मिला करके, लकड़ी मिला करके, लकड़ी के अंदर भी एल्कीन और एल्काइंस होते हैं, तो ये सब जब भी जलेंगे बच्चों स्मोक प्रोड्यूस करेंगे, पॉल्यूशन प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि ये इनकम्प्लीट कंबशन करते हैं, कंप्लीट कंबशन नहीं करते। ज्यादा बातें कार्बन कंपाउंड चैप्टर पढ़ लेना, उसके अंदर आपको मिल जाएंगी। तो पोल्यूट करते हैं एनवायरमेंट को। दे आर एनवायरमेंट फ्रेंडली, प्यार करते हैं, दोस्ती है, एमिकेबल रिलेशनशिप है इसका, किसके साथ, एनवायरमेंट के साथ, ठीक है। हवा चल रही है, ठीक है भाई, उपयोग में ले आए। पानी बह रहा है, ठीक है भाई, उपयोग में ले आए। सूरज रोशनी दे रहा है, हाँ भाई ठीक है, उपयोग में ले आए। इस तरीके से उपयोग कर रहे हैं हम लोग अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी का। तो दे आर कैसे, दे आर एनवायरमेंट फ्रेंडली, विच डज नॉट कॉजेज पॉल्यूशन। ऐसा नहीं है कि कॉज नहीं करता, थोड़ा करता है, थोड़ा करता है, मतलब ये और तरीके का पॉल्यूशन करता है, और तरीके की डिस्टर्बेंस करता है एनवायरमेंट के अंदर। उसको काला नहीं करेगा, कार्बन एमिशन नहीं देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं छोड़ेगा, धुआं नहीं निकालेगा, वो वाले की बात कर रहा है ये उस पॉल्यूशन की बात कर रहा है, धुएं वाले। लेकिन इसके अलावा और तरीके का तबाही मचाते हैं ये, करेंगे बात सबके बारे में, कोई बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आ गया, दे आर प्राइमरीली यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल। ये तो आपको पता ही है भाई, इंडस्ट्रियल यूज के लिए, कमर्शियल यूज के लिए, क्योंकि सस्ता होता है, धरती के नीचे निकलता है, निकाल और यूज कर लो इसको, ठीक है ना। तो ये जो फैक्ट्री ओनर्स होते हैं ज्यादातर, और इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं, और कमर्शियल पर्पस के लिए सस्ता पड़ता है क्योंकि कोयला, तो इसलिए उसको यूज करते हैं, कोयला या और तरह की जो चीजें हो गई। ऐसे यहां पर क्या है, दे आर मेनली यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस, ठीक बात है भाई। बिजली यूज करते हैं तो बिजली बनती है इनसे, विंड एनर्जी से बिजली बनती है, वाटर एनर्जी से बिजली बनती है, पढ़ेंगे सबको एक करके, कोई बात नहीं, ठीक है। कॉस्टली है, कंपेरेटिवली लेस एक्सपेंसिव है, मतलब नेचर से ली जा रही है ना चीजें, वो भी कैसी चीजें,
वो भी कैसी चीजें जो नेचर को एग्जॉस्ट ना करती हो, नेचर को एक्सप्लॉइट ना करती हो, ऐसी चीजें ली जाए। जैसे हवा, हवा बह रही है तो हवा तो फ्री है, पानी फ्री है, धूप फ्री है, समझ गए ना बात को। तो इसलिए कह रहा है कंपैरेटिवली लेस एक्सपेंसिव, लेकिन ऐसा नहीं होता। पूरी तरह से ये बात सच नहीं है कि मतलब कि बहुत चीप होते हैं और ये वाले महंगे होते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इनको सेटअप करने की जो कॉस्ट आती है वो भयंकर है, सरकारें उठाती हैं वो कॉस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट भी नहीं उठा पाते, सरकारें उठाती हैं ये वाली कॉस्ट। लोन लेना पड़ता है न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने के लिए, या अंबानी जी से बात करनी पड़ती है, टाटा जी से बात करनी पड़ती है, अडानी जी से बात करनी पड़ती है कि भाई आकर के यहाँ प्लांट लगा लो, ऐसा होता है, ठीक है ना। तो हमारी गवर्नमेंट की जो कंपनीज है वो भी इतनी सक्षम नहीं होती कि वो अपने प्लांट लगा ले, ठीक है। चलो कोई नहीं, कोई नहीं, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा ये। नेक्स्ट पर चलते हैं। कन्वेंशनल को पढ़ना स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले आया फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल क्या होता है आप लोग जानते हो। फॉसिल फ्यूल का मतलब जो करोड़ों अरबों साल पहले डायनासोर दब के मर गए थे, है ना, और मैमथ मर के दब गए जो अंदर, और पुराने पुराने जीव जो थे वो दब करके जो अंदर मर गए हैं, उनकी बॉडी से कोल बन गया है, प्रेशर पर पड़ के कोल बन गया, और प्रेशर पड़ेगा डायमंड बन जाएगा एक दिन वो। तो थोड़ी देर वेट कर लो, क्यों कोल खत्म कर लो, एक दिन तुम्हें हीरे मिलने वाले बच्चों, हीरो को हीरे मिलने वाले हैं। तो फिर भी जलाए जा रहे हैं, तो खत्म कर जा रहे हैं कोयल को, ठीक है ना, कोयल को जलाए जा रहे हैं। हमारी मजबूरी भी है कोयल को जलाना, ठीक है ना, सस्ता पड़ता है एक तो, और अवेलेबल बहुत है, बहुत अवेलेबल है। छोटा नागपुर प्लेटू नाम सुना होगा आपने, है ना, देखा, बोला ना ज्योग्राफी का चैप्टर है, ज्योग्राफी की बातें आ जाएंगी। छोटा नागपुर प्लेटू कौन सा है, जहां झारखंड है, जहां ओडिशा है, जहां पर छत्तीसगढ़ है, थोड़ा सा मध्य प्रदेश का इलाका है, ये जो एरिया है यहां पर ज्यादातर पाए जाते हैं, कोयले का इलाका है सारा ये, है ना। गैंग्स ऑफ वासेपुर तुमने देखी होगी, कोयले की खदानों की बातें हो रही है वहां पर, ठीक है ना, तो उसी की बात चल रही है यहां पर। तो फॉसिल फ्यूल यानी कोयला, यानी पेट्रोलियम। अच्छा, जो जलीय जीव होते हैं, माने जो पानी में सरवाइव करने वाले जो जीव होते हैं, वो जब दब के मरते हैं तो पेट्रोलियम मिलता है, और लैंड वाले यानी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो होते हैं वो जब दब के मरते हैं तो कोयला मिलता है ना। ऐसी एक थ्योरी मैंने पढ़ी थी कहीं पर, एनसीईआरटी में ऐसी बात नहीं लिखी, लेकिन मैंने थ्योरी कहीं ना कहीं ये चीज पढ़ी, आप इसको कंफर्म जरूर कर लेना, ठीक है ना। तो पेट्रोलियम यानी क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, जिसको बेच बेच के सऊदी अरेबिया अमीर बन गया है, उसी की बात हो रही है यहां पर। और ये कोल, ठीक है, कोल तो हमारे इंडिया में बहुत है, लेकिन बहुत अच्छे लेवल का कोल जो है वो हम बाहर से इंपोर्ट भी करते हैं, ठीक है ना। एंथ्रासाइट, बिटुमिन, पीट और लिग्नाइट, ये 4 तरह के आपने कोल सुने होंगे जरूर, है ना, 4 तरह के कोयले सुने हैं। कोई नहीं, वो जो ऐप में नोट्स आएंगे वहां पर ये सब चीजें लिखी होंगी, चिंता मत करना, ठीक है। तो दूसरा आया थर्मल पावर प्लांट। अब ऐसा ये जो थर्मल पावर प्लांट होता है, ये थर्मल पावर प्लांट कोयला ही जलाता है, पेट्रोलियम ही जलाता है। यहां नीचे बॉटम में, यहां बॉटम में ना नीचे इस जगह पर, यहां कोयला जलता है, यहां कोयला जलता है। कोयला जलेगा या पेट्रोलियम जलेगा, तो यहां पर बॉयलर रखा होता है, बड़ा सा बॉयलर। बॉयलर के अंदर पानी होता है, बॉयलर के अंदर होता है पानी, पानी 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 पानी, गाना नहीं गा रहा हूं मैं, ठीक है। पानी रखा होता है, ये पानी बॉयल करेगा, ये पानी बॉईल करेगा। जब आग लगेगी नीचे से तो भाई अच्छे अच्छे बॉईल करेंगे, ये बॉईल करता है। बॉईल करेगा तो ऊपर स्टीम निकलती है बच्चों, क्या निकलती है, स्टीम निकलती है, और स्टीम के अंदर होती है काइनेटिक एनर्जी। बोलो हाँ, क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। वो काइनेटिक एनर्जी से टरबाइन घूमती है, या टरबाइन लगी होगी, ये टरबाइन घूमेगी। टरबाइन घूमेगी तो इसके साथ जुड़ा होता है जनरेटर, एसी जनरेटर पड़ा हुआ है जो आप लोगों ने, एसी जनरेटर जुड़ा होता है, वो घूमना शुरू कर देता है। वो घूमेगा तो बिजली बननी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो कोयले की जहां खदानें होती हैं उनके आसपास ही होता है, ये दूर नहीं हो सकता ना, समझते हो ना, लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ जाएगी ना, वहां से कोयला निकाल के लाना पड़ेगा, कहीं और जाकर के उसको जलाना पड़ेगा, इसलिए आसपास ही बनाते हैं। फिर तारों से बिजली को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं घर घर के अंदर। यहां कुछ डिसएडवांटेज लिखी हुई है जो इंपॉर्टेंट थी, मैंने बोला वही बात लिखूंगा। द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूसेस एसिडिक गैसेस सच एज सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। देखो भाई, सल्फर भी नॉन मेटल, नाइट्रोजन भी नॉन मेटल, तो उनके ऑक्साइड भी कैसे होंगे, एसिडिक होंगे। अरे नॉन मेटल ही तो एसिड बनाता है, और मेटल क्या बनाता है, बेस बनाता है, बात पता है आपको, है ना। एसिड बेस एंड सॉल्ट आप लोगों ने पढ़ा हुआ है बच्चों। तो सल्फर का जो डाइऑक्साइड होगा यानी SO2, और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं कौन से होते हैं, N2, बहुत सारे होते हैं, N2O5, NO2, अलग अलग तरह के, नाइट्राइट, नाइट्राइल्स, नाइट्राइड्स, ये सब आपने सुने हुए हैं, है ना। तो जितने भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, सल्फर के ऑक्साइड है, ये सारे पॉल्यूटेंट है भाई, भयंकर वाले, ये भयंकर पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं एनवायरनमेंट के अंदर। तो वो आपको बाकी की पता ही है ना, अस्थमा और हेल्थ रिलेटेड चीजें आपको पता है ना। और ताजमहल वाली बातें भी आपने सुनी हुई है कि भाई वो काला होता जा रहा है बेचारा,
तो सेकंड की बात करते हैं, द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखो भाई CO2 निकलती है खूब, और स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है, जो कि एनवायरमेंट को क्या करता है, पोल्यूट करता है। सारी बातें आप जानते हो, कोई नई बात नहीं आपके लिए। द बर्निंग ऑफ कोल लीव्स बिहाइंड अ लॉट ऑफ एश। राख निकलती है जब कोयला जलता है, तो है ना, राख छोड़ के जाएगा, माने कुछ ना कुछ रेजिड्यू बचा रह जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, चूल्हे के अंदर मां रोटियां बनाती थी, नानी दादी आज भी रोटियां बनाती हैं चूल्हे के अंदर, गांव के अंदर बनाती है ना, आप लोग खाते भी होगे मस्त लिट्टी चोखा ठीक है। तो आप लोग वो जो मां से या दादी से या नानी से बात पूछना कि कितना धुआं उसका निकलता है, नंबर 1। नंबर 2, वो पूरी लकड़ी जलने के बाद या कोयला जलने के बाद या स्टोव जो कुछ भी है उसके बाद रेसिड्यू कितना बचता है, वो रेसिड्यू को साफ करना पड़ता, रोज चूल्हा को फूंक करके बाहर निकालना पड़ता है, उसको साफ करना पड़ता सारा चूल्हा, है ना। तो रेसिड्यू कितना बचता है। और एलपीजी सिलेंडर को कंपेयर करके देख लो, एलपीजी सिलेंडर ने आग जलाई और उसको बंद कर दिया तो कोई रेसिड्यू नहीं होता उसका, फ्यूल तो जल रहा है, फ्यूल तो वहां भी जल रहा है, फ्यूल तो यहां भी जल रहा है, लेकिन यहां पर कोई रेसिड्यू नहीं होता, कोई राख नहीं होती, कोई बचा कुचा, कोई अनवंट पार्टिकल नहीं होता जो जल ना पाया हो। अनवंट का मतलब जो जल ना पाया हो, है ना। तो इस तरह की कोई चीजें नहीं होती यहां पर। तो ये कुछ डिसएडवांटेज है बच्चों कोयले को और कोयले से बनी चीजों को यूज करने की, ठीक है ना, जहां जहां कोयला प्रयोग में आ रहा है। बढ़े आगे, नेक्स्ट आए हाइड्रो पावर प्लांट्स, विंड एनर्जी। ये दोनों को पढ़ते हैं फटाफट से। देखो बच्चों, हाइड्रो पावर प्लांट्स में क्या होता है, नदियों के ऊपर का बहाव रोक करके एक साइड में बड़ी सी झील बना ली जाती है, उसको रिजर्वॉयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, रिजर्वॉयर। उस रिजर्वॉयर में से बैराज बना के, बैराज का मतलब होता है गेट बना के, बड़े बड़े लोहे के गेट होते हैं, बैराज बोलते हैं उनको। वो बैराज बना करके पानी को रोक दिया जाता है, पानी को रोक दिया जाएगा। अब बैराज खोला जाएगा, जैसे ही बैराज खुलेगा वो प्रेशर से पानी नीचे आएगा, वो झील का पानी, वो जो जहां रुका हुआ पानी था, जो रिजर्वॉयर का पानी था, वो बैराज हटाते प्रेशर से नीचे आएगा। जैसे ही नीचे आएगा ना, नीचे टरबाइन लगा रखी होती है, टरबाइन लगा रखी होगी, जैसे ही पानी आएगा टरबाइन घूमेगी, टरबाइन घूमेगी तो उसके साथ जनरेटर जुड़ा होता है। यहां मैंने एक डायग्राम भी दिखाया है इसका, देखो बच्चों, ये रिजर्वॉयर लिखा हुआ, ये रिजर्वॉयर लिखा हुआ है। तो रिजर्वॉयर में यहां पर देखो पानी है, पानी को रोक रखा है, और यहां से बैराज को ऊपर उठाएगा। देखो कंट्रोल गेट लिखा हुआ है यहां पर, अगर आपको दिख रहा हो तो कोई बात नहीं, ये बैराज है, ये बैराज का काम कर रहा है। तो गेट ऐसे ही ऊपर उठेगा ना, ये वाला पानी बह करके आएगा, यहां से आ रहा है, और ये टरबाइन लगी हुई है, इस टरबाइन को घुमाएगा, टरबाइन घूमेगी, टरबाइन घूमेगी तो साथ में कौन जुड़ा हुआ है, साथ में जुड़ा हुआ जनरेटर, और जनरेटर से पावर लाइन होकर के ये घरों घरों में बिजली को पहुंचा देता है। एक मूवी देखना, स्वदेश, 2003 में आई थी, शाहरुख खान, सुना हुआ है ना आपने, बंदे का नाम है ना, ठीक है। बच्चे बोलते हैं मैं भी शाहरुख खान जैसा लगता हूं ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ओके, इट्स ओके, है ना, मैं ऑफेंड नहीं होता ऐसी चीजों पर, ठीक है ना, और मैं सेलिब्रेट भी नहीं करता। चलो, तो यहां से बिजली चल करके कहां पहुंच जाएगी बच्चों, घरों में पहुंच जाएगी। तो स्वदेश मूवी के अंदर भी ऐसे दिखा रखा था, वो गांव के अंदर बिजली नहीं थी, तो पहली बार बिजली बनानी उसने सिखाई थी। नासा से आता है वो शाहरुख खान साहब, नासा से आते हैं, अपनी नानी या दादी के घर कहीं आते हैं वो, और काफी पहले देखी थी, मुझे स्टोरी भी ढंग से याद नहीं है। तो वो पहाड़ों के ऊपर से पानी को बहाव करके और इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिक जनरेटर उन्होंने बनाया होता है, तो उससे वो बिजली प्रोड्यूस होती है, तो गाँव के अंदर मिलती है। बहुत अच्छी मूवी है, देखना उसको, है ना, बड़ी हार्ट टचिंग मूवी है वो, अच्छा लगेगा आपको देख करके। डिसएडवांटेज क्या है भाई इसकी अभी कहते सर इतनी अच्छी मूवी देखो, एडवांटेज वाली मूवी देखो, आपको मजा आएगा देखने में मूवी। हाँ, मजा तो आएगा मूवी देखने में, लेकिन भैया जो सच है वो तो बताना ही पड़ेगा ना। डिसएडवांटेज नंबर 1 ये है बेटा कि जब भी आप पानी को रोकोगे तो बाढ़ आ जाती है आसपास के इलाकों के अंदर। नदी को रोकना आसान है क्या, नदी के बहाव को रोकना कोई आसान बात थोड़ी है। आप जैसी नदी को काटोगे, उसमें से पानी बाहर निकालोगे, वो जो एरिया भर जाएगा ना, वो एरिया वहां का फ्लोरा फौना तबाह कर देता है। वहां के ट्राइबल लोग, ट्राइबल नहीं, चलो ट्राइबल को छोड़ दो एक मिनट के लिए, जो वहां के रिहायशी लोग हैं उनका क्या होगा, गांव के लोग हैं उनका क्या होगा, उनको वहां से डिस्प्लेस करना पड़ता है। तो मास एक्सोडस होता है। मास एक्सोडस का मतलब बहुत भारी तादाद में लोगों को डिसएस्टैब्लिश करके कहीं और एस्टैब्लिश करना पड़ता है। लिखा हुआ है यहां पर, लार्ज एरिया ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इज अफेक्टेड। तो एग्रीकल्चर के साथ किसान जुड़ा है, किसान फिर धरने पे आ जाएगा, आप जानते ही हो। फ्लोरा फौना ऑफ एक्वेटिक लाइफ इज अफेक्टेड, ये वो भी होगी, ठीक है ना। फ्लोरा फौना का मतलब होता है, फ्लोरा माने प्लांट्स, फौना माने एनिमल्स, तो प्लांट्स और एनिमल्स को दिक्कत होगी, ठीक है ना। अगला आया विंड एनर्जी। ये हर्षनाथ का मंदिर है, सीकर के पास एक जगह पड़ती है, यहां पर मैं होकर के आया था, तो मैंने सोचा मैं वो वाली फोटो दूं, ठीक है। बहुत ही सीनिक ब्यूटी थी यहां पर, और मैंने फर्स्ट टाइम विंड मिल जो देखा था वो यहां देखा था, पहाड़ के ऊपर जाकर के ड्राइव करके गया था मैं यहां फ्रेंड्स के साथ अपने। तो बहुत अच्छी जगह है ये, अच्छा लगा मतलब मुझे मिल करके यहां।
हर्षनाथ जी से मिला था, मतलब भगवान शिव का मंदिर है ये। तो यहां पूरे रास्ते में विंडमिल ही विंडमिल लगे हुए हैं। ये विंड फार्म बोलते हैं इसको, जब बहुत सारे विंडमिल लगे होते हैं उसको विंड फार्म बोलते हैं। ऐसे आप दमन दीव जाओगे, अगर दमन दीव जो यूटी थी या है, मेरे ख्याल अलग अलग हो गई है अब शायद, दमन को अलग दीव को अलग कर दिया है ना। तो उस यूटी के अंदर कोस्टल एरिया के अंदर, जहां पर कोस्ट मतलब आप समझ गए, जो तटीय क्षेत्र है वहां का, जो तटीय क्षेत्र है वहां पर सब जगह पर लाइन से लगे हुए हैं विंडमिल्स, ठीक है ना। डेनमार्क एक कंट्री है, उसको कंट्री ऑफ विंड्स बोलते हैं। वहां पर हवाएं चलती हैं और 60% या 70% बोलते हैं कि वहां की जो एनर्जी है वो विंड एनर्जी से आती है, ठीक है ना। क्या करा जाता है भैया, हवाएं चलेंगी पंखुड़ी घूमेगी, सिंपल। हवा चलेगी पंखुड़ी घूमेगी, ये फैन इसका जो इसका ब्लेड है घूमेगा, इस ब्लेड के साथ जुड़ा होता है एसी जनरेटर। एसी जनरेटर क्या करेगा, बिजली प्रोड्यूस करेगा, वो बिजली जाकर के घरों घरों में मिल जाती है, ठीक हो गया। डिसएडवांटेज क्या हो गई भाई, ऐसा है कि एक स्टैंडर्ड विंडमिल जो है ना वो 15 किलोमीटर प्रति घंटे से अगर विंड आएगी तो ही घूमेगा, नहीं तो वो घूमता ही नहीं है। यानी मिनिमम वेलोसिटी कितनी चाहिए, मिनिमम स्पीड कितनी चाहिए भाई, 15 किलोमीटर पर आवर चाहिए, ऐसा एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है, ठीक है ना। और जो कि हमेशा अवेलेबल नहीं होती, नॉट अवेलेबल ऑलवेज, हमेशा अवेलेबल नहीं होती है। दूसरा है कि भाई विंड एनर्जी फार्म रिक्वायर अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड, काफी बड़ा पीस ऑफ लैंड चाहिए इसको, बहुत बड़ा एरिया इसको चाहिए। तो वो एरिया जो होगा वो तो इसी में चला जाएगा, वहां कोई रह नहीं पाएगा, आसपास का इलाका। ये पहाड़ पर बना हुआ था वैसे भी, है ना, तो पहाड़ों में तो कोई दिक्कत नहीं होती। नीचे जो रिहायशी इलाका था वहां तो लोग रह रहे थे, लेकिन पहाड़ जैसा जो खाली इलाका है, जो बैरन इलाका है, जो बंजर एरिया है, उस जगह पर हम इसको लगा सकते हैं जहां अच्छी हवा चलती हो, ठीक है बच्चों। तो ये इसके अंदर डिसएडवांटेज वाली बातें थी। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों गोबर है ये मतलब गोबर गैस प्लांट है ये गोबर नहीं है, गोबर गैस प्लांट है। तो बात ये कि आप लोग ये बात समझते हो, गांव गांव में आज भी आप ये चीज देखते होगे कि गाय का जो गोबर होता है ना, जो गोधन कहते हैं जिसको, या गोबर बोल देते हैं उसको हम लोग। तो जो गोबर होता है इससे उपले बनाए जाते हैं, है ना, कंडे बोलते हैं इसको। तो ये जो कंडे बनते हैं या जो ये उपले बनते हैं, इन उपलों को हम लोग जलाते हैं और जला करके उससे चूल्हे से खाना पकाते हैं। इस तरह से गांव के अंदर आज भी चलता है। बहुत उपले लगे होते हैं गांव साइड, अगर आप जाओ तो हरियाणा साइड चले जाओ, पंजाब साइड चले जाओ, आपको कंडे कंडे मिलेंगे, ठीक है ना, मतलब उपले मिलेंगे। तो ये जो उपले होते हैं, ये उपले कहीं ना कहीं पॉल्यूशन करते हैं बच्चों। आप कहोगे कि सर ऑर्गेनिक चीज है, ये तो बहुत अच्छी चीज है, मैं मानता हूं ये भी ऑर्गेनिक ही है, ये थोड़ी सी एडवांसमेंट है उसकी, ठीक है ना। तो है तो ये कन्वेंशनल सोर्स ही, पीछे से चलता आ रहा है, पूर्वज यूज कर रहे हैं, हमारे दादा दादी हमसे बेटर जानते होंगे उसके बारे में, है ना, नाना नानी हमसे बेटर जानते होंगे उस बारे में। तो यूज तो पीछे से करते आ रहे हैं, मिला तो हमको ये ट्रेडिशनली है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा इंप्रूव कर दे रहे हैं, इसको थोड़ा सा बेटर बना रहे हैं, ठीक है ना। क्या कर रहे हैं कि हम गोबर को, मैन्योर लिखा हुआ है देखो यहां पर, मैन्योर को लेकर के हम कहां डालते हैं, एक गैस टैंक के अंदर डालते हैं, जहां पर एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है। बायोलॉजी की बातें, एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन से क्या होता है कि ऑक्सीजन की सप्लाई को कट ऑफ कर दिया जाता है पूरी तरीके से, ऑक्सीजन नहीं होती, और तब ये गोबर सड़ेगा, तब इस गोबर को सड़ाया जाता है। और जब ये गोबर सड़ता है, बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, एनारोबिक बैक्टीरिया, गैस बाहर निकलती है। उस गैस का नाम है गोबर गैस। हंसी तो नहीं आई ना, अच्छी बात है, ठीक है। उस गैस को क्या बोलते हैं, गोबर गैस बोलते हैं। तो ये गोबर गैस बाहर निकलती है। दिस गोबर गैस इज यूज्ड एज फ्यूअल, इसको फ्यूअल की तरह से यूज किया जाता है। आज भी हरियाणा साइड या गांव वाली साइड आप जाओगे तो बहुत घरों के अंदर ये गोबर गैस प्लांट मिल जाते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर तो मैंने देखा भी हुआ है इसको, मुजफ्फरनगर के अंदर, और अपना बिजनौर साइड मैं गया हुआ हूं, वहां पर मैंने इसको देखा है। तो हो सकता है आप वहां के रहने वाले हो तो आपने भी देखा हो इसको यूज करते हुए, ठीक है ना। अब बाकी यूट्यूब पर सर्च करोगे हाउ अ गोबर गैस प्लांट इज फॉर्म्ड एट होम, तो ये घरों घरों में बन जाता है, ठीक है ना। ड्रम भर करके गोबर रख के उसको फिर बैलून से कवर कर देते हैं, रबड़ से कवर कर देते हैं, फिर उसको ट्यूब में इकट्ठा कर लेते हैं। एक बहुत अच्छा सा बना रखा है ये। तो ये अच्छी टेक्नोलॉजी है बच्चों, है ना। थोड़ा सा पढ़ते हैं इस बायोगैस के बारे में। बायोगैस इज द मिक्सचर ऑफ मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, यहां कॉमन नहीं आएगा भाई, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन यानी H2 और हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S, ठीक है बच्चों। ये चार गैसेस इसके अंदर इस्तेमाल होती हैं, मतलब होती हैं पहले से। जब ये सड़ता है तो इस तरह की चार गैसेस इसके अंदर निकलते हैं। तो बायोगैस इसका मिश्रण है। ये पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर, खासकर एनसीईआरटी सीबीएसई में तो पूछा जाता था, अब वो कट चुका है तो ऑब्वियसली नहीं पूछा जाएगा, लेकिन दूसरे स्टेट बोर्ड्स के अंदर हो सकता है पूछ लिया जाए, ठीक है। बायोगैस क्या होता है, मिक्सचर होता है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, आपको याद करना पड़ेगा इसको। दूसरा, बायोगैस में मोस्टली मीथेन होती है,
मोस्टली CH4 होती है। 75% जो होता है मिथेन का बना होता है, और ये मिथेन ही है जो जलती है। ये मिथेन ही है जो फ्यूल की तरीके से जलती है, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन है। जब भी हाइड्रोकार्बन जलता है तो हीट प्रोड्यूस करता है ना, केमिस्ट्री की बातें। बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड बाय द एनारोबिक डिग्रेडेशन ऑफ एनिमल वेस्ट लाइक काउ डंग और प्लांट वेस्ट एक्सेट्रा। ठीक है भाई, प्लांट वेस्ट हो गया, पत्तियां हो गई, छिलके हो गए सब्जियों के, फ्रूट्स के वगैरह वगैरह, और जो बायोलॉजिकल वेस्ट हो गए, उन सब वेस्ट को इकट्ठा करके यहां पर डाल दिया जाता है, इसको सड़ाया जाता है। सड़ने के बाद जो कुछ नहीं सड़ता, मतलब सड़ गया तो कुछ मांस उसका रह जाएगा ना, वो मांस जो होगा उसको खाद की तरीके से यूज कर लेते हैं, खेतों में डाल देते हैं। स्लरी बोलते हैं उसको, स्लरी, SLURRY, स्लरी, यहां लिखा भी हुआ है, यहां शब्द लिखा भी हुआ स्लरी। तो स्लरी की तरीके से उसको क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, बाकी नोट्स के अंदर आपको इसकी डिटेल भी मिल जाएंगी। जो डिटेल आवश्यक थी वो सारी मैंने यहां पर आपको दे दी। ठीक है बच्चों, अब आ गए ऑल्टरनेटिव। ठीक है, यानी नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज, यानी मॉडर्न सोर्सेज जो आजकल इस्तेमाल हो रहे हैं या होने चाहिए, या आगे भी वही इस्तेमाल होंगे जब ये सब खत्म हो जाएंगे। तब एक दिन जब कोयला पूरा खत्म हो चुका होगा, पेट्रोल पूरा खत्म हो चुका होगा, तो हमको कहीं ना कहीं रहना तो है ना भाई, पैदा हो गए हैं अगर इस धरती पर, तो रहना तो सीखना पड़ेगा ना। तो उनके बिना भी रहना हमको सीखना पड़ेगा, पेट्रोल डीजल वगैरह के बिना। तो ऑल्टरनेटिव सोर्सेज लाए गए, है ना। पॉपुलेशन बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, कंजम्पशन बढ़ रही है, दोबारा से बोलता हूं, आबादी बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है। तो जनसंख्या के अनुसार जो भोक्ता है, यानी जो उपभोग करेंगे चीजों का, है ना, कंज्यूम करेंगे जो चीजों को, वो भी बढ़ रहे हैं, है ना। तो जब उपभोक्ता बढ़ रही है, यानी जब कंजम्पशन बढ़ रही है, जब खपत बढ़ रही है चीजों की, तो फिर हमें दूसरे सोर्सेस पर जाना पड़ेगा ना। तो दूसरे सोर्सेस का यहां पर ऑल्टरनेट वर्ड यूज किया गया है, देखो लिखा हुआ यहां पर ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेटिव। ठीक है ना, तो ऑल्टरनेटिव का मतलब हो गया कि दूसरे सोर्सेस की तरफ हमको जाना पड़ेगा। वो मेन थे, वो चलते आ रहे थे, लेकिन अब हमको क्या करना पड़ेगा, ऑल्टरनेटिव सोर्सेस की तरफ भी जाना पड़ेगा। ऐसी मैंने यहां पर एक फोटो लगाई है, हमारे मोई जी, प्यारे मोई जी और प्यारे मामा जी, है ना, MP वाले शिवराज सिंह चौहान जी, है ना। तो नीमच के अंदर, मध्य प्रदेश में एक जगह है ये नीमच, गुजरात के और मध्य प्रदेश के बॉर्डर के आसपास पड़ती है वाला इलाका। तो यहां पर एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर वो प्रोडक्शन का प्लांट लगा हुआ है। ठीक है ना, पैनल ही पैनल है, देखो ये पीछे, जहां तक आपकी दृष्टि जाएगी वहां तक ये पैनल ही पैनल है। ठीक है ना, तो इस तरीके की एशिया की सबसे बड़ी जो पावर प्लांट है, सोलर पावर प्लांट है, वो वहां पर बनाया गया है नीमच के अंदर। चलो कुछ बातें पढ़ लेते हैं भाई। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है इस बारे में। द सन इज द सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी, बिल्कुल सही बात है भाई, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। हम लोग अगर यहां खड़े हैं तो सन की वजह से खड़े हैं, थोड़ा सा सोच के देखना इस बारे में। सन नहीं होता तो पौधे खाना कैसे बनाते, हम खाते क्या, खाते नहीं तो रहते कैसे, वगैरह वगैरह। तो सन ही है जो अल्टीमेट सोर्स एनर्जी का। कहते हैं कि जो धरती के अंदर आग जल रही है वो सन की ही आग है, कभी और बात करेंगे इस बारे में। द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस टेक प्लेस इनसाइड द सन, कीप ऑन लिबरेटिंग एनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट। सन के अंदर कहां से आई है एनर्जी, सन की आग कहां से आई, सन की आग न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन रिएक्शन से आई है। हाइड्रोजन मिलता है, हीलियम बनती है, एनर्जी निकलती है, इसको बोलते हैं फ्यूजन रिएक्शन, न्यूक्लियर फ्यूजन। उसके बाद हीलियम टूटेगी या यूरेनियम टूटेगा, या और बड़े बड़े रेडियो एक्टिव एलिमेंट जब टूटते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी जब उनके अंदर से निकलती है, तो वो न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो हीट के फॉर्म में हमको दिख रही है, यहां तक मिल रही है। हम लोग सन बाथिंग करते हैं भाई मजे से, सोलर एनर्जी यूज करते हैं मजे से, है ना। और बहुत सारे ऐसे काम है जो सन के अंदर हम लोग करते हैं। ठीक है, तो some devices named सोलर कुकर, सोलर वाटर हीटर वर्क्स ऑन सोलर एनर्जी। ठीक है ना, सोलर एनर्जी पर ये सोलर कुकर यहां जो बना हुआ है, वाटर हीटर मैं नहीं लेकर के आया, वो भी सिमिलर वर्क डन ही है, उसका भी सिमिलर तरीके से वो भी काम करता है जैसे ये सोलर कुकर काम कर रहा है। क्या हो रहा है भाई, यहां शीशा लगा रखा है, कुछ बच्चे इसको घर में बनाते भी है, जूते का डब्बा लेकर के। हमने भी ऐसी कोशिश करी थी, वो पूरी नहीं हो पाई, पता नहीं क्यों, मुझे याद नहीं, करी तो थी कोशिश ये बनाने की घर के अंदर, शायद किसी और ने बना लिया था, तो उसका मुझे देख करके ज्यादा मजा नहीं आया, तो मैंने भी अपना प्रोजेक्ट बंद कर दिया था। ऐसा कुछ हुआ था, 6th 7th क्लास की बात है, चलो छोड़ो। सनराइज आती है, मिरर पे पड़ती हैं, और मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के कहां जाएंगी, एक बॉक्स के अंदर जाएंगी। वो बॉक्स काले रंग का होगा। काले रंग का क्यों, काला एब्जॉर्ब करता है हीट को, ब्लैक कलर इज गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट। ठीक है ना, कभी भी लाइट एब्जॉर्ब करनी हो तो ब्लैक कलर रख देना, ब्लैक कलर सबसे जल्दी गर्म हो जाता है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन 12th क्लास की 11th क्लास की बातें हैं वो सारी। ठीक है ना, तो ब्लैक कलर क्या करता है, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब अच्छे से करता है, तो इसलिए यहां पर काला रंग रखते हैं, काला रंग कर देते हैं इसके ऊपर। और इसके ऊपर एक ग्लास शीट भी रखी हुई है बेटा, यहां पर ग्लास शीट का मतलब कांच रखा हुआ है, एक कांच का टुकड़ा ऊपर से रख करके रख दिया। क्यों रख दिया, ग्रीन हाउस इफेक्ट दिखाने के लिए। 9th क्लास के अंदर आपने पढ़ा था बायोलॉजी के अंदर ग्रीन हाउस इफेक्ट, कि भाई जितनी एनर्जी इसके अंदर आई है ना वो अंदर ही रह जाए, वो बाहर ना जा पाए।
आसानी से बाहर ना जा पाए। तो जो हीट अंदर आएगी, जो रेडिएशन अंदर आएगा, वो रेडिएशन की वेव्स जो है वो अंदर ही अंदर ट्रेवल करती रहेंगी। ये शीशा उनको बाहर जाने नहीं देगा। शीशा या ग्लास शीट जो है, ठीक है, विल नॉट अलाउ दीज रेडिएशंस टू एस्केप। इनको बाहर नहीं जाने देगा, अंदर ही अंदर दबा करके रखेगा। तो खाना जो होगा वो तुरंत गर्म हो जाएगा, पक जाएगा, चावल वावल जो भी है पक जाएंगे वो। ठीक है बच्चों, तो ये सोलर एनर्जी है। इस तरीके से सोलर एनर्जी यूज करी जाती है। नेक्स्ट आ गई एनर्जी फ्रॉम द सी। तीन तरह की एनर्जी एनसीईआरटी के अंदर दी हुई है। एक दी हुई है टाइडल एनर्जी, एक दी हुई है वेव एनर्जी, और एक दी हुई है ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, ओटीईसी। इंपॉर्टेंट था ये बहुत ज्यादा, कट गया है सीबीएसई में से, तो बाकी स्टेट बोर्ड्स के लिए तो इंपॉर्टेंट होगा ही ये। ओटीईसी, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। थर्मल का मतलब होता है बेटा हीट, थर्मल का मतलब होता है हीट। तो ओशन की हीट से कैसे प्रोड्यूस करते हैं वो पूरी डिटेल यहां लिखी हुई है, अभी डिस्कस करूंगा मैं। पहले मैं ये टाइडल को और वेव को डिस्कस कर लेता हूं। देखो एक तरीके का ब्रिज लग रहा है आपको बना हुआ, ये है तो ब्रिज ही, लेकिन हम लोगों के लिए ब्रिज है, कॉमन पीपल के लिए तो ब्रिज ही है। ठीक है, ये कोई बाहर देश की फोटो है, मुझे नहीं पता है कहां की है, मैंने कहां से उठाई है। मैंने तो टाइडल एनर्जी टाइप किया था तो ये आ गई थी, तो ये अच्छी लगी मुझे। इसमें क्या होता है बच्चों कि जब बहाव, जब वेव्स तेज चलती हैं, बोले तो हाई टाइड आती है। क्या आती है? हाई टाइड आती है। तो इसके नीचे चक्के लगे होते हैं, चक्के बोले तो टरबाइन्स लगे होते हैं। हिंदी में चक्का बोलते हैं, इंग्लिश में टरबाइन बोलते हैं। तो टरबाइन लगे होते हैं। तो जैसे ये हाई टाइड इनको पार करेगी तो इनको घुमाएगी, काइनेटिक एनर्जी से आएगी ना, तो इनको घुमाएगी, रोटेशन करवाएगी। इसकी रोटेशन के साथ जुड़ा होता है एसी जनरेटर, तो बिजली प्रोड्यूस करनी स्टार्ट कर ही देगा। तो ये हो गई हाई टाइड की बात। अब कल को मान लो लो टाइड आ रही है, तो भाई एक दिन हाई टाइड आई, बिजली तो रोज चाहिए। अब मान लो लो टाइड वाला मौसम चल रहा है, तो क्या करेंगे? तो क्या करते हैं, ये जो पानी यहां निकला है ना, इसको स्टोर कर लेते हैं, बैराज बना करके, इसको बांध बना करके इसको स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसी लो टाइड आ रही है, इतनी टाइड आ रही है कि इस टरबाइन को हिला नहीं पा रही, तो बैराज खोल देंगे, तो यहां वाला पानी वापस यहां चला जाएगा, यहां वाला पानी वापस यहां चला गया, तो फिर घुमाएगा टरबाइन को। भाई इधर से आता हो भी घुमाएगा, इधर से आता हो भी घुमाएगा, है ना, कोई भी आगे मार के चला जाता है। ऐसा टरबाइन है ये, समझ गए बात को? यहां वाली हाई टाइड मारेगी, उधर वाली लो टाइड अगर यहां हो गई तो वो वाला पानी खोल दिया जाएगा। तो दोनों तरीके से क्या करेगा, ये एनर्जी को बनाएगा, बिजली बनाएगा ये। ठीक है ना, तो बिजली बनाने के लिए इसको यूज किया जाता है। आजकल तो चीजें सब बिजली से चल रही हैं, तो इसलिए बिजली पर फोकस हमारा ज्यादा है। वेव एनर्जी की बातें आती है। अब ये वेव एनर्जी कौन सी होती है? टाइडल समझ में आ गई ना, हाई टाइड लो टाइड। वेव एनर्जी कौन सी होती है? भाई वेव एनर्जी कोई बहुत खास एनर्जी नहीं है। नदियों के अंदर सिलेंडर डाल दिए जाते हैं हल्के हल्के, उनके नीचे चक्के लगे होते हैं। इस तरीके से मान लो ये नदी है वैसे ये, ठीक है ना, इसके अंदर क्या करेंगे, सिलेंडर डाल देंगे छोटे छोटे। अभी तो बहुत बड़ा दिखा दिया मैंने आपको, ऐसे बांध देंगे उसको दोनों तरफ, यहां भी बांध देंगे, यहां भी बांध देंगे उसको, और इसके नीचे चक्के लगे होते हैं, इसके नीचे टरबाइन लगी होगी। तो जैसी वेव निकलेगी ना, सिलेंडर को ऊपर नीचे वो बाउंस करवाएगी, है ना, ऊपर नीचे हिलेगा, और नीचे वाला जो होगा चक्का वो क्या करेगा, घूमता चला जाएगा। तो वो सिलेंडर तो ऊपर नीचे हिलेगा, लेकिन जो चक्के होंगे उसके नीचे के वो गोल गोल घूमते जाएंगे। साथ में जनरेटर जोड़ा होता है, तो बिजली प्रोड्यूस हो जाती है। तो टाइडल समझ में आ गया होगा, वेव भी आ गया होगा समझ में। ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, ओटीईसी को समझते हैं, ओटीईसी को समझते हैं बच्चों। अजीब सा है थोड़ा, लेकिन अच्छा है, मजेदार है। क्या करते हैं, दो तरह का पानी लेते हैं। किस तरह का पानी? दो तरह का पानी। एक लेंगे ठंडा पानी नीचे से, भाई समुद्र के, ओशन के बीचों बीच खड़े हैं हम, है ना, नीचे जाएंगे तो सबसे ठंडा पानी होगा, और ऊपर सरफेस पर पानी होता है गर्म। अधिकतर इक्वेटर के आसपास का जो जलीय क्षेत्र है, जहां ओशन इक्वेटर के आसपास पाया जाता है ना, वहां पर ये चीजें लगी होती हैं। हमारे देश के अंदर मेरे ख्याल, मुझे नहीं लगता कोई ओटीसी का प्लांट है, लेकिन कई देश जो है वो सर्वाइव बेचारे ओटीसी पे कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि महंगा प्लांट होता है बहुत ज्यादा ये, और हम इक्वेटर से थोड़ा पहले ही रहते हैं, तो इक्वेटर वाले देशों के लिए अच्छा है ओटीसी। सुनना आप ध्यान से, क्या करते हैं, नीचे वाला जो ठंडा पानी होता है उसको पंप करके ऊपर लेके आए, कोल्ड डीप सी वाटर को ऊपर लेकर के आए, जो कितने डिग्री पर होता है, 3 डिग्री पर, 60 डिग्री पर, ठंडा ठंडा पानी, एकदम ठंडा ठंडा पानी ऊपर लेकर के आए। ठीक है ना, उसको लेके आए, और सरफेस के पानी को भी लेके आए। अब सरफेस पर तो भाई लगातार धूप पड़े जा रही है, इक्वेटर पर खड़ा है ना भाई, ये प्लांट कहां खड़ा है, इक्वेटर पर खड़ा, तो इक्वेटर पर तो जो सतह ही पानी होगा, जो सतह का पानी होगा वो कैसा होगा, वो तो गर्म होगा। लेकिन डीप पानी जो होगा वो होगा ठंडा। तो गर्म भी आया, ठंडा भी आया। तो जो गर्म पानी है ना, गर्म पानी क्या करवाएगा, इवेपोरेट करवाएगा। किसको? अमोनियम क्लोराइड या अमोनिया, लिक्विड अमोनिया को।
लिक्विड अमोनिया ही क्यों? क्योंकि ये वेपर क्रिएट करती है आसानी से। तो अपने को क्या चाहिए? अपने को वेपर चाहिए। वेपर क्यों चाहिए? काइनेटिक एनर्जी चाहिए, क्योंकि चक्का घुमाना है एट द एंड, चक्का घुमाना है, चक्के के साथ जुड़ा होगा एसी जनरेटर। समझ रहे हो ना बात को आप? तो इसलिए जब गर्म पानी आएगा ऊपर से तो क्या करेगा? वार्म वाटर फ्रॉम द सरफेस कितने डिग्री पर होगा बच्चों? 25 डिग्री पर या 35 डिग्री पर होगा। 25 डिग्री 35 डिग्री पर होगा, यानी गर्म होगा एज कंपेयर टू 3 या 60 डिग्री वाला पानी। तो जब ये ऊपर आएगा ये वाटर वेपर क्रिएट करेगा। ये वेपर जाएंगे किसके अंदर? टरबाइन के अंदर, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी है। और काइनेटिक एनर्जी आएगी टरबाइन में, टरबाइन को क्या करेगी भाई? घुमाएगी। और घूमेगी तो उसके साथ जुड़ी होती है जनरेटर, और जनरेटर क्या प्रोड्यूस करता है? बिजली प्रोड्यूस करता है। फिर जो बचा हुआ पानी होगा ना, उसको कंडेंस करके वापस लेके आ जाते हैं नीचे, ठंडा करके उसको वापस ले गया। यानी पानी की कोई वेस्टेज नहीं हो रही। पानी आ रहा है गर्म, ठंडा होकर जा रहा है, गर्म आ रहा है, ठंडा होकर जा रहा है, गर्म आ रहा है, ठंडा होकर जा रहा है, इस तरीके से चलता रहता है। तो ये सिस्टम है, पढ़ लेते हैं इसको। ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, ओटीईसी फुल फॉर्म है इसकी। पूछ लेता व्हाट इज ओटीईसी, ठीक है ना? पावर प्लांट्स अ टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस और मोर, यानी 20 डिग्री सेल्सियस का कम से कम टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए। जैसे 3 डिग्री पर है तो ये 25-35 डिग्री पर हो रहा है, तो लगभग 20 डिग्री का फर्क दोनों के बीच में होना चाहिए। बिटवीन द सरफेस वाटर ऑफ ओशियन एंड डीप वाटर इज नीडेड। द वार्म सरफेस वाटर ऑफ ओशियन इज यूज्ड टू बॉयल अ लिक्विड। गर्म पानी आएगा तो गर्म करेगा उसको, लिक्विड को बॉयल करेगा, जैसे अमोनिया या क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, सीएफसी, फ्रियोन गैस, कोई भी गैस हो सकती है, CF2, CL2, जो मर्जी गैस आप ले लो, ठीक है। क्या करता है? उसको गर्म करता है, गर्म करेगा, वेपर उठेंगे। द हाई प्रेशर वेपर्स, ये देखो, द हाई प्रेशर वेपर्स ऑफ लिक्विड आर देन यूज्ड टू टर्न द टरबाइन ऑफ अ जनरेटर एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। यानी वो जो टरबाइन जो क्या बोला जो गैसेस बनेंगी, जो वेपर बनेगा, वो वेपर जाएगा और काइनेटिक एनर्जी के साथ जाएगा, तो इसलिए वो क्या करेगा? टरबाइन को घुमाएगा और बिजली प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट था, इसलिए थोड़ी देर इस पर रुक करके मैंने बात करी है। उम्मीद करता हूं पेपर में आ जाए आपके तो अच्छा ही रहेगा, हमारे लिए भी आपके लिए भी, ठीक है ना? तो ये ओटीसी था। ओके, जियोथर्मल एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी, ये भी दो नीचे वाला तो खैर बहुत कॉमन है, ऊपर वाला उतना कॉमन नहीं है। जियोथर्मल का मतलब क्या होता है बच्चों? जियो का मतलब होता है अर्थ, थर्मल का मतलब होता है हीट। तो धरती की गर्मी से बिजली कैसे बनाई जा रही है? अब देखो, धरती की गर्मी से बिजली कैसे बनाई जाती है? आप जानते हो धरती के अंदर कोर है, कोर के ऊपर मेंटल है, तुम सब भी हो, है ना? उसके ऊपर क्या है? उसके ऊपर क्रस्ट है। तो क्या करते हैं? क्रस्ट की खुदाई करते हैं, क्रस्ट को खोदते हैं। तो खोदते खोदते क्या करेंगे? मैं आपको बना के दिखाता हूं, इसको थोड़ा सा बना के दिखाता हूं, थोड़ा सा ही बनाऊंगा, ज्यादा नहीं बनाऊंगा। ये खोद दिया, ये मेंटल है, यहां पर ये मेंटल है, इसके अंदर कोर होगा, है ना? इसके अंदर यहां कोर होगा, तो दिस इज कोर, दिस इज मेंटल, और ये क्रस्ट है, इसको थोड़ा सा ऊपर से खोद दिया। अब यहां पर क्या होगा? यहां से क्या होगा? हीट, क्या? हीट ग्राउंड वाटर को, इधर कहीं ग्राउंड वाटर है, इमेजिन करना जरा, इधर कहीं ग्राउंड वाटर है, इस ग्राउंड वाटर को ये गर्म करेगी। इसकी हीट, मेंटल की हीट इस ग्राउंड वाटर को क्या करेगी? गर्म करेगी, और इससे निकलेगा गीजर। सुना हुआ आपने, लद्दाख के अंदर भी है ये, है ना? और भी मणिकरण सुना होगा आपने, मनाली के पास एक जगह है मणिकरण, थोड़ा सा आगे जाओगे मणिकरण, कुल्लू के पास पड़ती है मणिकरण, वहां मंदिर भी है, शायद माता का मंदिर है, ठीक है ना? तो मणिकरण के अंदर क्या है कि वहां पर गीजर है, वहां पर जाकर के लोग चावल वावल पकाते हैं, लोग नहाते भी हैं वहां पर, है ना? तो इस तरीके का जो गीजर है, जो ये हॉट गीजर होते हैं जो धरती के अंदर से निकलते हैं, उनका इस्तेमाल कर लिया गया एनर्जी बनाने के लिए। कैसे? इस पानी को गर्म करा, कहां से? अपने आप करा धरती ने, और यहां से निकली स्टीम, यहां से निकली स्टीम, इस स्टीम से पानी को उबाला जाता है। मतलब इस तरीके का सिस्टम होता है ये कि यहां से जो हीट होती है ना, उस हीट को पानी उबालने के लिए यूज करते हैं। तो जब वो पानी उबलेगा तो बहुत प्रेशर से निकलता है, उसका जो स्टीम होगा वो बहुत प्रेशर से निकलेगा। जब वो बहुत प्रेशर से निकलेगा तो फिर उससे टरबाइन घुमा लेंगे, टरबाइन घूमेगा, जनरेटर जुड़ा होगा, जनरेटर घूमेगा, बिजली बनेगी, बिजली को हम लोग घरों में यूज कर लेंगे। एसी बिजली को हम लोग यूज करते हैं अपने घरों के अंदर। यहां देखो, हॉट वाटर गया ऊपर, स्टीम बनी, उस स्टीम ने टरबाइन को घुमाया, टरबाइन के साथ कौन जुड़ा है? जनरेटर जुड़ा है। बाकी का बचा हुआ जो पानी होगा वो कूल होकर के कहां आ जाएगा? वापस से धरती में आ जाएगा। तो पानी खराब नहीं होता, पानी जितना लिया था उतना ही वापस से डाल देते हैं। इस तरीके का प्लांट यहां पर लगा रहता है। तो ये जियोथर्मल एनर्जी है बच्चों। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसकी डिसएडवांटेज के बारे में।
जियोथर्मल एनर्जी इज नॉट अवेलेबल एवरीवेयर। बिल्कुल सही बात है भाई, दिल्ली में नहीं है, प्लेन्स में नहीं है, यूपी बिहार झारखंड नहीं है भाई, वहां के लोग कैसे रहेंगे अगर हम पूरे तरीके से इस पर डिपेंड हो गए तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जो इस पर सर्वाइव कर रहे हैं, जैसे न्यूजीलैंड एक देश है जो जियोथर्मल एनर्जी के ऊपर सर्वाइव कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत सारे ऐसे हॉट स्पॉट्स हैं, इन गीजर को बोलते हैं, जो ऐसे ऐसे स्पॉट्स होते हैं इनको बोलते हैं हॉट स्पॉट्स। जगह जगह बने हुए हैं, 4-5 एक साथ बने हुए हैं, तो हर जगह अवेलेबल नहीं है बच्चों। डीप ड्रिलिंग इन द अर्थ टू ऑब्टेन जियोथर्मल एनर्जी टेक्निकली वेरी डिफिकल्ट। भाई इतनी अंदर तक खोदना, ग्रेवल्स को खोदना आपने देखा हुआ है ना, सॉइल की लेयर्स आपने बचपन में देखी हुई है, इतने मोटे मोटे पत्थरों को खोदना इतनी आसान बात तो नहीं है ना यार, ठीक है ना। बड़ी बड़ी ड्रिलिंग मशीन लगती है इसके अंदर, कई कई दिन लगते हैं इसको खोदने के अंदर, तो वो मैन पावर, वो कॉस्ट, वो सब कौन उठाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए खुदाई नहीं करते इतनी आसानी से इसकी। पता चलता अगर थर्मली डिटेक्ट करते हैं कि भाई अंदर से कुछ ऐसा है या नहीं है, फिर साइंटिस्ट बताता है हाँ भाई यहाँ पर है। मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो होता है, यानी जो मौसम विभाग का डिपार्टमेंट जो अर्थ की स्टडी करता है, जो वगैरह वगैरह मौसम की, अर्थ की स्टडी करने वाले जो लोग होते हैं, अर्थ साइंसेस की स्टडी करने वाले, वो ये देख के बताते हैं भाई यहाँ पर कोई कुछ ना कुछ है भाई, खोद दे जरा यहाँ। तो वो खोदता है वहां, फिर वहां से गीजर निकल के आता है। तो इस तरीके की बातें हैं। तो ये डिसएडवांटेज हो गई बच्चों इसकी। नेक्स्ट आता है न्यूक्लियर एनर्जी। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। दो तरह की न्यूक्लियर एनर्जी होती है बच्चों, दो तरह की होती है। एक होती है फ्यूजन और एक होती है फिजन। फिजन का मतलब होता है टूटना, टूटना, और फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना, जुड़ना, ठीक है। किस लिए यूज होती है? बॉम्ब बनाने के लिए। हाँ होती है भाई, बॉम्ब बनाने के लिए भी होती है ना। आपने सुना होगा एटॉमिक बॉम्ब, एटम बॉम्ब फोड़े थे जो हिरोशिमा नागासाकी पर, किसने फोड़े थे? अमेरिका ने। किस पर फोड़े थे? जापान के दो आइलैंड्स थे ये, है ना। उनकी इकोनॉमिकल बैकबोन थी, ये तोड़ दी थी। एम्पायर ऑफ जापान की, इंपीरियल जापान की बात थी ये, है ना। अब अभी तोड़ी थी, कभी तोड़ी थी? परसों तोड़ी थी क्या? 1945 के अंदर तोड़ी थी, ठीक है ना। तो एक लिटिल बॉय था, एक फैट मैन, ऐसा ही कुछ था शायद, फैट बॉय या लिटिल बॉय और फैट मैन, ये दो बॉम्ब मारे थे। ये बॉम्ब के नाम है, बॉम्ब के नाम है, सर्च करना बहुत कुछ मिलेगा आपको इसके बारे में, ठीक है ना। तो उसके बाद युद्ध जो था वो बंद हो गया था, वर्ल्ड वॉर 2 जो थी वो बंद हो गई थी उसके बाद, वो दो बॉम्ब फोड़ने के बाद। तो दो बॉम्ब काफी थे पूरी दुनिया को हिला देने के लिए। चलो, तो फ्यूजन और फिजन, हमने बम नहीं बनाना भाई, वैसे हमने बना रखा है। इंडिया के पास है फिजन टेक्नोलॉजी भी है, फ्यूजन टेक्नोलॉजी भी। हमारे पास दोनों तरह के बॉम्ब है। हाइड्रोजन बॉम्ब बोलते हैं फ्यूजन बॉम्ब्स को, और एटॉमिक बॉम्ब बोलते हैं फिजन बॉम्ब्स को। फिजन बॉम्ब तो हमारे पास इंदिरा गांधी के टाइम से है शायद, ठीक है। पहला स्माइलिंग बुद्धा हुआ था 1971 के अंदर, ये तब की बात है। उसके बाद ऑपरेशन शक्ति जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था 1998 के अंदर, प्रधानमंत्री बनने के बाद, तो उन्होंने फ्यूजन फिजन दोनों किए थे, है ना। 5 बम फोड़े गए थे 2 दिन के अंदर अंदर, तीन फोड़े थे फिजन के, 2 फोड़े थे फ्यूजन के। तो हमारे पास तो दोनों टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, लेकिन बम वाली ही है, बम वाली है, बिजली वाली फ्यूजन में नहीं है। फ्यूजन वाली इतनी एनर्जी होती है कि हम उसको हार्नेस नहीं कर सकते फॉर इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट बना हुआ दिख रहा है ना आपको, ये नरोरा इलाका पड़ता है, बुलंदशहर के पास। नरोरा यूपी में है बच्चों, ये उत्तर प्रदेश के अंदर है, ठीक है। नरोरा एरिया है ये, बुलंदशहर के पास। वहां का ये ब्यूटी है वहां की, ठीक है ना। वहां की सीनिक ब्यूटी लेकर के आपके लिए मैं आया हूं यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है बच्चों, ये फिजन टेक्नोलॉजी है, फ्यूजन टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास अभी बिजली को क्रिएट करके, क्योंकि बहुत एनर्जी निकलती है। तो तबाही ही मचाने के लिए अपने पास बॉम्ब तो उसका रखा हुआ है, लेकिन उससे एनर्जी बनाने के तरीके हमारे पास पूरी दुनिया के पास ही नहीं है। पूरी दुनिया ही अभी लगी हुई है इस बात पर कि किस तरीके से फ्यूजन, बॉम्ब नहीं, फ्यूजन से हम लोग बिजली बना पाए। लेकिन फिजन से हम लोग बिजली बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? यूरेनियम को फोड़ते हैं, यूरेनियम को फोड़ते हैं। यूरेनियम एक मेटल होता है बच्चों, यू से उसका सिंबल डिनोट किया जाता है। उसके न्यूक्लियस के अंदर, सुनना ध्यान से, उसके न्यूक्लियस के अंदर एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन ला करके रख दिया जाता है। स्लो मूविंग न्यूट्रॉन ला के रखते हैं। आप बोलोगे सर फास्ट क्यों नहीं लेके आते? फास्ट लेके आएंगे भाई, अनकंट्रोलेबल हो जाएगा मामला पूरा, इसलिए स्लो मूविंग। हमें तो बिजली बनानी है ना, बम नहीं फोड़ना, बिजली बनानी है। तो एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन लेकर के आएंगे और उसके न्यूक्लियस के अंदर ला करके बैठ जाएगा वो। और जैसे ही बैठेगा, न्यूक्लियस पहले से ही अनस्टेबल होता है, थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी और बढ़ेगी उसकी, और उसकी इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी और वो फट जाएगा, फिजन हो जाएगा, उसका टूट जाएगा न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस टूट जाएगा अगर, उसका फिजन हो जाएगा अगर, तो 3 नए प्रोडक्ट निकलते हैं। कौन कौन से? बेरियम, क्रिप्टन और 3 नए न्यूट्रॉन। वो 3 नए न्यूट्रॉन जाएंगे, 3 यूरेनियम को फोड़ेंगे, फिर निकलेगा बेरियम, क्रिप्टन, 3 नए न्यूट्रॉन। फिर वो 3 जाएंगे, फिर 9 को फोड़ेंगे, फिर 27 को फोड़ेंगे, फिर 108 को फोड़ेंगे। इस तरीके से वो 3 के पावर n
के हिसाब से बढ़ते जाते हैं। तुमने वो जय हो देखी होगी ना, 3 की हेल्प करो वो आगे से 3 की हेल्प करेगा, फिर वो आगे 3 की हेल्प करेगा, तो वही सीन है इसका फिजन का। तो इस तरीके से तबाही मचती है। तबाही की बात बता रहा था अभी मैं, बिजली की बात नहीं बताई। अब बिजली कैसे प्रोड्यूस करी जाती है, इसी रिएक्शन को चेन रिएक्शन कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? चेन रिएक्शन कहते हैं। इस चेन रिएक्शन को कंट्रोल कर लिया जाता है यूजिंग कंट्रोल रॉड्स, यूजिंग ग्राफाइट रॉड्स। क्या कर लिया जाता है? कंट्रोल कर लिया जाता है। तो जैसे ये कंट्रोल होती है, कैसे कंट्रोल होती है भाई? 3 न्यूट्रॉन निकले थे ना, एक ने 3 न्यूट्रॉन निकाले, उन तीनों ने 9 निकाले, उन 9 ने 27 निकाले, उन 27 ने 108 निकाले। तो इस तरीके से 3 न्यूट्रॉन जो निकले थे ना, उनमें से 2 को रोक लिया जाएगा, एक को आगे बढ़ने देंगे बस। वो एक आगे बढ़ेगा तो क्या करेगा? एक यूरेनियम को फोड़ेगा, फिर 3 निकलेंगे, फिर 2 को रोक लेंगे, यानी 66% ऑफ द रिएक्शन इज स्टॉप्ड। 66% रिएक्शन को, यानी 3 में से 2 को हमेशा रोक लिया जाएगा, एक को आगे बढ़ने दिया जाएगा। ये होती है न्यूक्लियर एनर्जी फॉर बिजली। क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी अपने को नहीं चाहिए भाई, हमें बम नहीं फोड़ना, हमने देश बर्बाद नहीं करने, हमने तो अपने लोगों को बिजली देनी है, ठीक है ना। वोट नहीं मांग रहा मैं, ठीक है, लेकिन आपको सच्चाई बता रहा हूं कैसा होता है, ठीक है। 3 में से 2 को रोक लिया जाता है, 33% ही रिएक्शन को आगे बढ़ने दिया जाता है। इसको बोलते हैं कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन यूजिंग ग्राफाइट रॉड्स। अच्छा, एक किस्सा हुआ था, डिस्कस कर लेता हूं, शायद लेक्चर थोड़ा सा और लंबा हो जाएगा, लेकिन मेरा मन है डिस्कस करने का इसको। चेरनोबिल नाम आपने सुना होगा एक जगह का, चेरनोबिल। यूक्रेन नाम का एक देश है, पहले रशिया था, रशिया और यूक्रेन मिलाकर के पहले यूएसएसआर बनता था। तो वो उसके वहां पर एक सिटी थी, चेरनोबिल नाम है उसका, शायद आपने सुना भी हो इसके बारे में, चेरनोबिल। आज ये यूक्रेन का पार्ट हो गया, क्योंकि यूक्रेन टूट के अलग हो गया था यूएसएसआर से, तो रशिया और यूक्रेन अब अलग अलग हुए हैं। तो चेरनोबिल जो था वो यूक्रेन का पार्ट आज भी है। यहां पर एक न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर बम फट गया, एक्सप्लोजन हो गया। कैसे हो गया? कुछ पॉलिटिकल रिलेशन मतलब वजह थी इसके पीछे, कुछ आर्मी की वजह भी थी, कुछ पॉलिटिकल वजह भी थी। तो वो सारी बातें आप देख लेना, एक सीरीज है हॉटस्टार के ऊपर, चेरनोबिल के ऊपर, ठीक है ना। 5 या 6 एपिसोड है उसके अंदर, बहुत ही खूबसूरत सीरीज है, बहुत ही प्यारी सीरीज है। और मैंने लगभग एक साल पहले देखी, जब नई आई थी मैं तभी देख ली थी, 1-1.5 साल हो गया सीरीज को आए हुए शायद, ठीक है ना। तो आप वो जरूर देखना अगर आपको मौका मिले तो। अभी ये एग्जाम आ रहे हैं भाई, उसके बाद देख लेना, कोई बात नहीं। ये ना हो सर ने बोला है चेरनोबिल देखने के, हम तो चेरनोबिल देखेंगे, एकदम ऐसे मत करना, घर वालों को परेशान मत करना, ठीक है। तो ये देखना जरूर, लेकिन आपको मजा आएगा देखने में। लास्ट एपिसोड आपको समझ में नहीं आएगा इसका, क्योंकि बहुत ज्यादा टेक्निकल बातें हैं उसके अंदर। 10th क्लास का बच्चा उतना नहीं जानता चीजों के बारे में, लेकिन आप बड़े हो जाओगे, जब एक अच्छे इंजीनियर लेवल पर पहुंच जाओगे, तो आपको कुछ कुछ बातें समझ में आने लगेंगी। कम से कम आपको 12th की केमिस्ट्री और 12th की फिजिक्स तो आनी चाहिए वो बातें समझने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, इट्स ओके, मजा आएगा लेकिन आपको देखने में। तो क्या हुआ था, वो रिएक्टर फट गया था, दिस रिएक्टर वॉज ब्लोन ऑफ, फट गया था ये। तो लोगों को लगा कोई बात नहीं यार, हो सकता है कुछ आग वाग लग गई हो। तो फायर ब्रिगेड वाले लोग पहुंचे वहां पर, फायर ब्रिगेड पहुंची। तो एक्चुअली में हुआ क्या था, ये जो बाहर का एरिया, ये जो बाहर आपको दिख रहा है ना, जो बाहर का जो स्ट्रक्चर है, लोगों को लगा था शायद ये फट गया है, लेकिन फट गया था कोर। कोर मतलब जहां ये रिएक्शन होता है, जहां ये यूरेनियम जलता है, जहां ये थोरियम जलता है, जहां ये प्लूटोनियम जलता है, वो इलाका फट गया था बच्चों, कोर फट गया था। तो जब कोर फटा था ना, तो इसके अंदर की जो ग्राफाइट रॉड थी जो कंट्रोल कर रही थी रिएक्शन को, वो फट के बाहर निकल गई थी। तो ग्राफाइट की रॉड निकल के बाहर गिर रही थी, जला हुआ ग्राफाइट था वो। लोगों ने उसको हाथ लगाया, मतलब जो फायर ब्रिगेड के लोग थे। इस तरीके से वो सीरीज शुरू हो रखी है, पहला एपिसोड ऐसा ही है उसका। जाकर के उसने हाथ लगाया, उसको लगा भाई कंक्रीट होगा, कोई बात नहीं, कंक्रीट यानी सीमेंट का टुकड़ा होगा, वो ये बाहर का सीमेंट है, ये गिरा, ये एक्सीडेंट हुआ यहां पर, तो इसलिए कोई बात नहीं भाई। ये नहीं पता था कि अंदर का कोर फट गया है। और उस टाइम तो साइंटिस्ट ऐसे थे उस देश के वो ये मानने को तैयार नहीं थे कि कोर फट भी सकता है। प्रूव कर रहे थे वो मैथमेटिकली इन बातों को कि कोर फट ही नहीं सकता है। लेकिन फिर कुछ साइंटिस्ट है, उन्होंने बोला हाँ जी मैथमेटिकली प्रूव हो सकता है कि कोर फट सकता है। तो बहुत कुछ था, पॉलिटिकल बातें भी थी बहुत सारी इसके अंदर। चलो छोड़ो, कभी और बात कर लेंगे उस बारे में। तो बच्चों, न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर फिजन और फ्यूजन, 2 तरीके की एनर्जियां होती हैं। फ्यूजन हम लोग यूज नहीं कर पा रहे, सन यूज करता है बढ़िया से। फिजन हम लोग यूज करते हैं। तो इंडिया के अंदर 4-5 प्लांट आपको कम से कम याद करने पड़ेंगे, ठीक है। कालपक्कम एक तमिलनाडु के अंदर है, नरोरा एक यूपी के अंदर है, और मतलब उस नोट्स के अंदर मैं लिख दूंगा, वेस्ट बंगाल के अंदर एक, महाराष्ट्र के अंदर, 4-5 जगह पर आपको याद करने पड़ते हैं, पूछा जाता है बच्चों, ठीक है ना। तो आपको 3-4 आपको याद करने पड़ेंगे कि कहां कहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। और यूरेनियम हम लोग अपनी धरती से भी निकालते हैं, अपनी धरती से भी यूज करते हैं, और बाहर से भी मंगवाते हैं, ठीक है। हमारी धरती से कम यूरेनियम मिलता है,
12-13 ट्रक भर के अगर मिट्टी छानो तो 10 ग्राम यूरेनियम आपको मिल जाएगा। तो 12-13 ट्रक भर के मिट्टी छानने का मतलब आप समझते हो कितनी लॉजिस्टिक्स, कितनी मैन पावर, कितना समय, कितने टेक्नीशियंस, कितने इंजीनियर्स, कितने साइंटिस्ट, कितनी सिक्योरिटी। क्योंकि यूरेनियम है भाई, हाथ लग गया तो बम बना लेगा, तो आर्मी भी चाहिए होती है। वो मूवी देखी आपने परमाणु, जॉन अब्राहम की मूवी जो थी परमाणु, उसके अंदर देखना डीआरडीओ लगी होती है, आर्मी लगी होती है उसको यहां से वहां पहुंचाने के लिए। और बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जो सबसे पहले जिन्होंने इसके बारे में, इसके ऊपर रिसर्च करी थी, डॉक्टर होमी जय भाभा नाम था उनका, सर्च करना उनके बारे में। विक्रम साराभाई फर्स्ट न्यूक्लियर प्रोजेक्ट लेकर के जो आए थे, दो महान साइंटिस्टों ने हमारे यहां पर यह पॉसिबल किया कि हम लोग एक न्यूक्लियर सुपर पावर भी हैं और हम न्यूक्लियर एनर्जी से बिजली भी प्रोड्यूस करते हैं। तो सल्यूट है ऐसे दो लोगों को, एक होमी जय बाबा और दूसरे विक्रम साराभाई। ठीक है, सर्च करना इनके बारे में बच्चों, बहुत अच्छी जीवनी आपको पढ़ने को इनके बारे में मिलेगी। ठीक है, हिंदी इंग्लिश जो मिले पढ़ लेना। ठीक है, अच्छा लगेगा, इंस्पिरेशन है उनके लिए। और ये दो मूवीज, यानी एक मूवी और एक वेब सीरीज। मूवी कौन सी बताई? परमाणु। और वेब सीरीज कौन सी बताई? चेरनोबिल। ये जरूर देखना, पेपरों के बाद देखना, लेकिन अभी नहीं। चलो, एक्सपेंसिव टू बिल्ड, सही बात है यार, बनाना आसान बात तो नहीं है, खर्चा उठाना आसान बात नहीं है, सरकारें लगती हैं, लोन लेने पड़ते हैं तब बनता है। डिस्पाइट बीइंग रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव टू ऑपरेट, इतना एक्सपेंसिव ऑपरेशन में नहीं है, लेकिन बनाने में, बिल्डिंग अप करने में इसको समय लगता है। और एक्सीडेंट देखो साफ साफ लिखा हुआ यहां पर, क्योंकि पास्ट में ऐसी चीजें हो रखी हैं, इसलिए हो सकती है आगे भी। ठीक है ना। और जिस इलाके में ये न्यूक्लियर पावर प्लांट लगता है उसकी जमीन डेड हो जाती है नीचे की, वहां का पानी यानी ग्राउंड वाटर खराब हो जाता है, वहां की एयर खराब हो जाती है। खराब मतलब क्या? रेडियो एक्टिविटी आ जाती है उस एयर में, और रेडियो एक्टिविटी पीली खाली ब्लड में चली गई, अगर आपके अंदर आ गई तो बायोलॉजी की बातें हो जाएंगी, है ना। तो फिर भी कोई बात नहीं, बता देता हूं, कैंसर कॉजिंग होता है बच्चों, ये कार्सिनोजेनिक होता है। एक मूवी भी आई थी, फिर कहोगे सर बहुत मूवी देखते हो आप। मूवी भी आई थी, एक पंजाब की स्टोरी थी, मालवा की। मालवा इलाका पड़ता है पंजाब के अंदर, संगरूर के जो एरिया को मालवा बोलते हैं। तो वहां के जो नदियां थी वो पॉल्यूट हो गई थी बहुत ज्यादा, क्योंकि ड्रेनिंग बोलते हैं उस चीज को, ड्रेनिंग शायद वर्ड है वो, या रिवर्स ड्रेनिंग बोलते हैं उस चीज को। रिवर्स ड्रेनिंग से न्यूक्लियर वेस्ट को ना जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता है कि भाई न्यूक्लियर वेस्ट जब इकट्ठा हुआ तो कहां डालेंगे उसको। ये देखो, प्रोड्यूसेस रेडियो एक्टिव वेस्ट। ये जो वेस्ट है कहां जाएगा? स्पेस में फेंकाएंगे क्या इसको? जाकर के क्या करेंगे? तो क्या करते हैं, इसको जमीन के और अंदर गाड़ देते हैं। तो जब जमीन के अंदर और गाड़ दिया तो पंजाब की भूमि वैसे ही, हरियाणा की भूमि वैसे ही बड़ी उपजाऊ भूमि है, तो वहां की एल्यूवियल सॉइल के अंदर जो प्लांट उगने लगे, जो खेती होने लगी, जो गेहूं आने लगा उसमें से निकल करके, अनाज आने लगा उसमें से, उसके अंदर कार्सिनोजेनिसिटी आ गई, यानी कैंसर कॉजिंग एलिमेंट्स आ गए, तो लोग कैंसर से मरने लगे। और एक एक साल में नहीं हुआ ये, 10-10 साल, पीढ़ी लग गई। तो मुझे वो ध्यान नहीं, शायद उड़ान है, उड़ान तो आपके बैच का नाम है, शायद उड़ान मूवी है, नसीरुद्दीन शाह की मूवी थी ये, ध्यान नहीं आ रही, कोई नहीं, नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, आप लोग खुद सर्च करना। ठीक है ना, मालवा इलाके में ये सर्च करना, टॉक्सिसिटी, न्यूक्लियर टॉक्सिसिटी इन पंजाब, इस तरीके से आप सर्च करना, आपको वो मूवी भी मिल जाएगी, वो आर्टिकल मिल जाएगा पूरा। इसको कोशिश करी गई दबाने की कि भाई ये बातें बाहर ना आए, ठीक है, लेकिन हम जैसे लोग हैं तो ये बातें जरूर बाहर आएंगी बेटा, रेवोल्यूशन होके रहेगा। चलो, इंपैक्ट ऑन द एनवायरमेंट, वही एनवायरमेंट पर इंपैक्ट पड़ता है, लैंड खराब, इससे अगर आप एक्सपोज हो गए तो जल जाओगे। ठीक है, मतलब आपका शरीर जल जाएगा तुरंत। तो जैसी वो मैं बात कर रहा था ना यहाँ पर उसकी, जिसने कंक्रीट को पकड़ा था, वो कंक्रीट था नहीं, वो ग्राफाइट था, जैसे उसको पकड़ा था उसका पूरा हाथ जलना स्टार्ट हो गया था, हाथ भी, और उसका चेहरा भी फिर जलना पूरा स्टार्ट हो गया, चेस्ट उसकी पूरी बर्न हो गई थी, उसकी बीवी उसको पहचान नहीं पा रही थी। बहुत अच्छी स्टोरी दिखा रखी है चेरनोबिल की। 5 घंटे आपके लगेंगे, 4 से 5 घंटे, और 5 एपिसोड इसके पूरे हो जाएंगे चेरनोबिल के, 5 या 6 एपिसोड। अच्छा है, बहुत अच्छा है, देखना भाई साहब। एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस, यानी हम जब ये एनर्जी को यूज कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? आप समझते हो, आबादी बढ़ रही है, कंजम्पशन बढ़ रही है, नीड बढ़ रही है लोगों की, जाना भी है, घूमने फिरने और सब चीजें यूज भी करनी है, तो इसलिए हम लोगों को अल्टरनेटिव सोर्स की तरफ आना पड़ता है। एक बार इनको पढ़ लेते हैं फटाफट से। ऑल एनर्जी सोर्सेज हैव सम इंपैक्ट ऑन आवर एनवायरनमेंट, ठीक है, सही बात है। पुराने जो मेजर्स थे, ओल्ड मेजर्स जो थे, जैसे कोल था और ऑयल था, नेचुरल गैसेस थी, ये सब के सब थोड़े से ज्यादा हार्म करते हैं एनवायरनमेंट को एज कंपेयर टू जो न्यू सोर्सेज हैं। ठीक है, और लिखा हुआ फिर एयर और वाटर पोल्यूशन करते हैं, डैमेज करते हैं पब्लिक हेल्थ को, वाइल्ड लाइफ और हैबिटेट लॉस होता है, हमने जंगल काट दिए तो वहां का हैबिटेट और वाइल्ड लाइफ खत्म हो जाएगी, आप सब ये बातें जानते हो। ठीक है ना। और ग्लोबल वार्मिंग, अभी आपने देखा उत्तराखंड में क्या हुआ, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं तो बाढ़ आ रही है नदी के अंदर।
है ना, वो क्यों हो रहा है, ग्लेशियर क्यों पिघल रहे हैं? ओवरऑल जो टेम्परेचर है अर्थ का वो बढ़ रहा है, टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज इंक्रीजिंग पर ईयर, हर साल बढ़ रहा है वो, हर साल बढ़ रहा है तो क्या होगा, ग्लेशियर के ऊपर गाज गिरेगी, वो पिघलने शुरू हो जाएंगे, वो पिघलेंगे तो नदियां बहाव से आएंगी, बहाव से आएंगी तो लोग मरेंगे जो आसपास रहते हैं नदियों के। तो वही हो रहा है। अभी तक मेरे ख्याल 60 डेथ्स हो चुकी हैं, कल की रिपोर्ट थी ये वीडियो मुझे पता नहीं कब अपलोड होगी, तब तक शायद और मतलब ऐसी दुर्घटना सुनने को मिल जाएगी कि भाई इतनी लाशें और आ गई हैं, ठीक है ना। तो ये बड़ा दुखद है जो भी है। हाउएवर रिन्यूएबल रिसोर्सेज सच एज विंड, रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं कैसे, कौन से वाले, विंड हो गया, सोलर हो गया, जियोथर्मल हो गया, बायोमास हो गया, यानी जो बायो एनर्जी थी वो गोबर वाली जो एनर्जी थी, ठीक है, और जो हाइड्रो पावर थी, तो ये क्या कर रहे हैं, ये कुछ कम इंपैक्ट कर रहे हैं एटमॉस्फेयर पर, एनवायरमेंट पर, एज कंपेयर टू पुराने वाले। तो इसलिए इन पर आना चाहिए हमको, धीरे धीरे अपने को स्विच करना चाहिए इन चीजों पर। द एग्जैक्ट टाइप एंड इंटेंसिटी ऑफ एनवायरमेंट वेरीज डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक। सही बात है, सही बात है। कह रहे हैं कि जो टाइप ऑफ एनवायरमेंट इंपैक्ट होगा कि भाई किस चीज को हार्म होगा, कब हार्म होगा, कितना हार्म होगा और किस इंटेंसिटी से हार्म होगा, मतलब हार्म तो होगा तो किस इंटेंसिटी से हार्म होगा, किस इंटेंसिटी से इंपैक्ट इसका पड़ेगा, कितना लॉन्ग ड्यूरेशन तक हम उस इंपैक्ट का जो इंपैक्ट है उसको हम डिले कर सकते हैं, जो बुराइयां हैं जो हमें झेलना है उसको हम कितना लंबे समय तक उसको डिले कर सकते हैं। ये बात हमारे सोचने वाली है, ये बात हमारे सोचने वाली है। तो ये बातें किन चीजों पर डिपेंड करती हैं, ये डिपेंड करती है टेक्नोलॉजी कौन सी यूज करी जा रही है, जियोग्राफिकल लोकेशन कैसी है, धरती के कौन से कोने में काम हो रहा है, ऐसे ही नंबर ऑफ अदर फैक्टर्स और बहुत सारे फैक्टर्स हैं इन सब बातों के बारे में। ये लाइनें सारी एनसीईआरटी की थी, डिस्कस करनी थी तो मैंने इसलिए इनको यहां पर चिपका लिया। और आज के लिए फिर काफी है, बहुत लंबी बातें हो गई हैं शायद, मुझे ऐसा लगता है कहानियां मैंने बहुत ज्यादा सुना दी आप लोगों को। कैसा लगा आपको स्पेशल सेशन प्लीज बताना, और कुछ रिक्वायरमेंट हो तो वो भी पूरी कर दी जाएगी। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगली बार, बाय बाय। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।